हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाटा पावर स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस से। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इज primarily involved in the business of the generation, transmission and distribution of electricity. It aims to produce electricity completely through renewable sources. It also manufactures solar roofs and plans to build 1 lakh EV charging stations by 2025. The company is India's largest vertically integrated power company. काफ़ी बेहतरीन इनका बिजनेस है एंड डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है एंड जो भी सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम कर रही है वो सब फ्यूचर सेक्टर हैं। ठीक है, फ्यूचर में डिमांड्स उनकी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पर देखो, अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर के अंदर कंपनी का काम क्या है? बिजनेस ऑफ द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यहाँ पर यह कही जा रही है कि इट aims to produce electricity completely through renewable sources। कंपनी का एम है कि आगे चलकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को कंप्लीटली तौर पे रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से करें। रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर कंपनी स्विच करना चाहती है कंप्लीटली तौर पे। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। एंड फिर देखो, ये जो कंपनी है ये सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करने का काम करती है। एंड देखो, प्लान्स टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस बाय 2025। देखो, ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी कंपनी बनाने का काम करती है एंड कंपनी का टारगेट है कि 2025 तक हम 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाएं। एंड फिर देखो, यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है, द कंपनी इज इंडियाज लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी। यार, अगर हम इनके मतलब सभी बिजनेस की बात करें, चाहे हम पावर सेक्टर की बात करें, ईवी चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो यार देखा जाए तो ओवरऑल इनका जो मार्केट शेयर है ये भी काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर हम ईवी चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। बाकी और भी जो मतलब सेक्टर हैं उनके अंदर भी इनकी मार्केट शेयर काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं। एज ऑफ H1 FY24 कंपनी हैज 14,381 मेगावाट एनर्जी कैपेसिटी। तो देखो, H1 FY24 के अनुसार कंपनी की टोटल एनर्जी कैपेसिटी है 14,381 मेगावाट की। देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन कैपेसिटी है। फिर यहाँ पर देखो, विच इंक्लूड्स 8860 मेगावाट थर्मल। तो इसमें से थर्मल पावर की बात करें तो 8860 मेगावाट कैपेसिटी की है। मतलब थर्मल पावर के माध्यम से ज़्यादा यहाँ पर पावर जनरेशन की जाती है। लेकिन कंपनी का एम है कि आगे चलकर हम पूरे तरीके से रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर स्विच करें, तो चलो ठीक रहेगी। फिर 1007 मेगावाट विंड पावर से, फिर यहाँ पर 880 मेगावाट हाइड्रो पावर, 443 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी BFG, 3191 मेगावाट सोलर पावर एंड 3760 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। द कंपनी हैज 2.8 गीगावाट MOU साइंड फॉर पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो देखो, कंपनी ने एक MOU भी साइन की हुई है पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें तो 2.8 गीगावाट बताई जा रही है। फिर देखो, ग्रेटर देन RS 18,700 करोड़ सोलर EPC का ऑर्डर बुक है। लार्ज स्केल यूटिलिटी ग्रुप कैप्टिव एंड रूफटॉप EPC एंड ग्रेटर देन 11.5 गीगावाट EPC लार्ज प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड एंड अंडर पाइपलाइन। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर ग्रेटर देन 11.5 गीगावाट की EPC की लार्ज प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड है एंड अंडर पाइपलाइन है। चलो, बढ़िया है। द कंपनी हैज ग्रेटर देन 4900 पब्लिक EV चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस 442 सिटीज। काफ़ी बेहतरीन बात है। देखो, यहाँ पर बताई जा रही है कि कंपनी के पास फिलहाल 4900 से भी ज़्यादा पब्लिक EV चार्जिंग पॉइंट्स हैं 442 सिटीज के अक्रॉस। फिर यहाँ पर
approx 4.9 gigawatt manufacturing capacity, including 4.3 gigawatt each of cell and module is operational under construction। चलो बढ़िया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंस अक्रॉस वैल्यू चेन के अंदर देखें तो देखो यहाँ पर कंपनी के काम के बारे में बेसिकली बताई जा रही है। द कंपनी इज ओमनी प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री विथ ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थर्मल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सर्विसेज लाइक ईपीसी, ओएनएम, ईटीसी। तो देखो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये थर्मल पावर जनरेशन भी करती है एंड रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से भी पावर जनरेशन करती है, उनको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। साथ ही साथ देखो ये जो कंपनी है ये ईपीसी एंड ओएनएम की सर्विसेज भी देती है, यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करती है जो पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। टाटा पावर इजी चार्ज, it is only charging point operator in India to operate in bus charging, fleet, home and public charging। तो देखो काफी बेहतरीन बातें यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो कंपनी है ये ओनली चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर है पूरे इंडिया में, अकेला है जो कि यहाँ पर बस चार्जिंग, फ्लीट, होम एंड पब्लिक चार्जिंग के अंदर काम करती है। एंड यहाँ पर मार्केट शेयर की बात करें तो देखो द कंपनी हैज मार्केट लीडरशिप इन पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट विथ 55% शेयर अप्रोक्स। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक चार्जिंग के सेगमेंट में बात की जाए तो मार्केट शेयर है इनका अप्रोक्स 55% का, यानी कि बहुत ही बेहतरीन मोनोपोली है कंपनी की। एंड देखो यहाँ पर बताई जा रही है कि एंड अप्रोक्स 85% शेयर इन होम चार्जर इंस्टॉलेशन। तो होम चार्जर इंस्टॉलेशंस के अंदर तो और भी बेहतरीन मार्केट शेयर है कंपनी की, अप्रोक्सीमेटली 85% की, बहुत ही बढ़िया। इट इज प्रेजेंट इन 442 प्लस सिटीज, 442 प्लस सिटीज में ये प्रेजेंट हैं। एंड लार्जेस्ट बाई एनी सीपीओ। तो कोई भी जो चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर हैं उनके मुकाबले में ये जो कंपनी है ये लार्जेस्ट है, ठीक है, कोई भी सीपीओ के मुकाबले में। चलो बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पर देखो रिवेन्यू स्प्लिट H1 FY24 के अकॉर्डिंग थर्मल, हाइड्रो एंड कोल से 32% की रेवेन्यू आती है, रिन्यूएबल्स के माध्यम से 14% की, फिर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर मेजर रेवेन्यू इनका आता है 54% का। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी की ग्लोबली प्रेजेंस भी काफ़ी बेहतरीन है। टीपीसीएल हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ग्लोबली, इट इज़ प्रेजेंट इन, देखो काफ़ी सारे कंट्रीज में अच्छी खासी कैपेसिटी के साथ इनकी प्रेजेंस है, बहुत ही बढ़िया बात है। अभी हम एक एक कंट्रीज को कैपेसिटीज के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर भी कंपनी काम कर रही है। देखो द कंपनी हैज अ 1000 मेगावाट भिपुरी पीएसपी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट विल कोस्ट कैपेक्स ऑफ अप्रोक्स 4700 करोड़ एंड विल स्टार्ट बाय मिड 2024 एंड एस्टिमेट टू कंप्लीट बाय एंड ऑफ 2027। चलो बढ़िया है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर भी कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें तो 1000 मेगावाट बताई जा रही है एंड इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी अप्रोक्सीमेटली 4700 करोड़ की। एंड ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रही है मिड 2024 से और कंप्लीट होगी, यहाँ पर एस्टिमेट बताई जा रही है कि 2027 के अंत तक, ठीक है, लास्ट तक। फिर यहाँ पर दूसरे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट की बात की जाए तो देखो यहाँ पर दूसरे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर हमें 1800 मेगावाट की प्रोजेक्ट देखने को मिल रही है। एंड फिर यहाँ पर देखो फॉर अ कैपेक्स ऑफ अप्रोक्स 7850 करोड़ एंड विल स्टार्ट बाय मिड 2024, ये भी मिड 2024 से ही स्टार्ट हो रही है एंड एस्टिमेट टू कंप्लीट बाय एंड ऑफ 2028 और ये कंप्लीट होगी 2028 तक। और यहाँ पर इसके अंदर की बात की जाए कैपेक्स की तो अप्रोक्स यहाँ पर 7850 करोड़ की है। चलो बहुत ही बढ़िया है। फिर यहाँ पर देखो टारगेट की बात करें तो कंपनी के टारगेट्स भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर देखो द कंपनी हैज़ एन एस्पिरेशनल टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाई 2030 तक कंपनी 500 गीगावाट तक
पहुंचना चाहती है, 500 गीगावाट की टारगेट है, विच एम्प्लाइज अप्रॉक्स 45 गीगावाट कैपेसिटी एडिशंस पर ईयर। तो इस हिसाब से अगर टारगेट की बात करें तो हर साल कंपनी को ऐड करने होंगे अप्रॉक्स 45 गीगावाट। ठीक है, तो 45 गीगावाट का काम करना होगा हर साल कंपनी को, अगर ये टारगेट को अचीव करनी है तो। आउट ऑफ विच 179 गीगावाट इज इंस्टॉल्ड बाई अक्टूबर 23। तो देखो अक्टूबर 23 में 179 गीगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी हो चुकी है कंपनी के द्वारा। चलो बढ़िया है। 97 गीगावाट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर WIP एंड 224 गीगावाट ऑक्शनिंग नीडेड अंटिल FY28। The company wants to achieve greater than 20 gigawatt of green energy by 2030। चलो काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी अचीव करना चाहती है 20 गीगावाट से भी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी 2030 तक। फिर देखो और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं टारगेट से रिलेटेड। फिर यहाँ पर देखो हम टाटा पावर इजी चार्ज की बात करें तो इसके अंदर भी काफ़ी बेहतरीन टारगेट है कंपनी की। टारगेट ऑफ ग्रेटर दैन 10 के पब्लिक एंड ग्रेटर दैन 200 के होम चार्जर्स बाई FY28। तो देखो यहाँ पर कंपनी की टारगेट ये है कि FY28 तक 10 के से भी ज़्यादा पब्लिक चार्जर्स का टारगेट कंप्लीट करें एंड 2 लाख से भी ज़्यादा होम चार्जर्स की टारगेट को कंप्लीट करें। काफ़ी बेहतरीन टारगेट है कंपनी की, बढ़िया है। एंड यहाँ पर देखो रिसेंटली एक न्यूज आई है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड कोलैबोरेट्स with ICICI Bank Limited to provide easy financing to residential and corporate customers। चलो बढ़िया बात है। कंपनी जो है मतलब टाटा पावर जो कंपनी है इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर सोलर सिस्टम। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने कोलैबोरेशन की है ICICI बैंक के साथ यहाँ पर इजी फाइनेंसिंग के लिए। देखो यहाँ पर बताई जा रही है टू प्रोवाइड लोन्स टू फाइनेंस द परचेज ऑफ सोलर पैनल्स यूनिट्स फॉर रेसिडेंशियल एंड कॉरपोरेट कस्टमर्स। ठीक है, तो रेसिडेंशियल एंड कॉरपोरेट कस्टमर्स की सोलर पैनल्स की परचेजिंग, यूनिट्स की परचेजिंग के लिए फाइनेंस करेगी ICICI बैंक। ठीक है, जिसमें ये मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी राहत दे सकते हैं इंटरेस्ट वगैरह में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, ताकि इजली वो अफोर्ड कर पाएँ और इजली वो अपने सोलर पैनल्स वगैरह सेटअप कर पाएँ। यहाँ पर देखो रेसिडेंशियल एंड कॉरपोरेट कस्टमर्स दोनों के लिए यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, चलो बढ़िया है। ओवरऑल यहाँ पर हमने बिजनेस को डिस्कस किया है, बहुत ही बेहतरीन इनकी बिजनेस है। अब चलो हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 1,33,549 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 36.4 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 35.1 की है। फिर यहाँ पर पीजी रेशियो की बात करें तो 0.49 है। अब देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव देखने को नहीं मिल रही है। चलो ठीक है, अगर यहाँ पर हम मीडियन पी की बात करें तो लगभग मीडियन पी है 27 के अप्रोक्स। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है स्टॉक की पी, लेकिन इतना मतलब पी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। इतना पी होना वाजिब है गाइज, उस प्रकार से कंपनी ने काम भी किए हैं। कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को अभी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। उस हिसाब से थोड़ी बहुत तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर फिर भी देखें तो बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है स्टॉक की। मीडियन पी से थोड़ा सा ही यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर हम ROC के परसेंटेज की बात करें तो 11.1%, ROE 11.3%। कुछ खास यहाँ पर ये नहीं है, एवरेज है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 46.9%, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है। करेंट प्राइस 418 की, 52 वीक हाई 471 और लो है 231 की। बुक वैल्यू है 101 रुपये की। यहाँ पर डेप्ट की बात की जाए तो डेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, 53,689 करोड़ का डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी 1.66 का है। तो डेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। इस प्रकार की जो कंपनीज होती हैं जनरली इनको काफ़ी ज़्यादा खर्चे करने पड़ जाते हैं, इस वजह से कर्ज हो ही जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये हमें माइनस में देखने को मिल रही है, -590 करोड़। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.48%। फेस वैल्यू ₹1 की, ईपीएस है 11.6 की। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं। सेल्स की बात की जाए तो देखो बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर भी बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। हाल ही में इनके Q1 के रिजल्ट्स भी आए थे। रिजल्ट्स की भी बात की जाए तो ओवरऑल बढ़िया थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। चलो बढ़िया है, एंड मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी आई थी गाइज, कि आगे चलकर फ्यूचर का क्या टारगेट है, उस चीज़ से रिलेटेड कंपनी ने काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए थे, ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट ने। फिर यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये यहाँ पर हमें मतलब परसेंटेज कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे। देखो पास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 23% है, ये चलो ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे पसंद होता है कि 20% के प्लस अगर देखने को मिले ना किसी भी कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, तो बहुत ही बढ़िया हो सकती है। फिर यहाँ पर पास्ट 5 इयर्स की बात करें तो एवरेज है 16%, टीटीएम में भी एवरेज है। पास्ट 10 इयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 6% सिर्फ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर हमें बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज देखने को मिल जा रही है। देख सकते हो यहाँ पर पास्ट 10 इयर्स में 77% की प्रॉफिट ग्रोथ है, पास्ट 5 इयर्स में 74%, फिर 3 इयर्स में 44%। बहुत ही बेहतरीन है गाइज, लाजवाब है। टीटीएम में यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है 9%। अब चलो यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस CAGR को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। पास्ट 10 इयर्स में स्टॉक का प्राइस 17% के CAGR से बढ़ा है, पास्ट 5 इयर्स में 50% के CAGR से, पास्ट 3 इयर्स में 49% से, फिर पास्ट 1 ईयर की बात करें तो 70% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो कुछ खास नहीं है यहाँ पर। पास्ट 3 इयर्स एंड लास्ट ईयर की बात की जाए तो एवरेज देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर पास्ट 10 इयर्स और 5 इयर्स की बात करें तो लो देखने को मिल रही है थोड़ी सी। चलो यहाँ पर अब हम बैलेंस शीट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट की बात की जाए तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि कंपनी के ऊपर कर्जे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो देख सकते हो कर्जे की बात की जाए तो कर्जे काफ़ी ज़्यादा हैं कंपनी के पास रिजर्व की तुलना में। कैश रिजर्व है 32,000 करोड़ के अप्रोक्स, और बोरोइंग्स हैं यानी कि कर्जे 53,000 करोड़ के अप्रोक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो देखो टोटल एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। फिर देखो CWIP के अंदर भी काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है 11,561 करोड़ की। चलो आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये कुछ क्वार्टर से एकदम स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। FIIs के तरफ से जून क्वार्टर में थोड़ी सी बाइंग हुई है, 9.44% से 9.5% हुई है। फिर यहाँ पर हम DIH की बात करें तो DIH के तरफ से भी थोड़ी सी बाइंग हुई है, 15.47% से 15.49% हुई है। फिर यहाँ पर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की होल्डिंग स्टेबल देखने को मिल रही है 0.33% की। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक की बात की जाए तो बेचने वाला पब्लिक था। चलो ठीक है, अगर पब्लिक बेच रहा है, FIIs DIH खरीद रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। एंड देखो पब्लिक के अंदर सिर्फ ये पब्लिक नहीं होते हैं, बड़े बड़े एंटिटीज वगैरह भी होते हैं। तो देखो यहाँ पर 27.91% से घटकर जून क्वार्टर में 27.81% हुई है पब्लिक की होल्डिंग। यहाँ पर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो चलो ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। टेक्निकल्स के अंदर हमें कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं फिलहाल। तो देखो अभी यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए डिस्कस करें तो फ्रेश बाइंग के लिए कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लगभग 10-11% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर किन्हीं को ये डिस्काउंट पसंद आती है तो फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं, और यहाँ पर आगे चलकर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का तो ही। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट के लेवल की बात करें
तो सपोर्ट होने वाली है ये फर्स्ट में 410 की सपोर्ट है यहाँ पर। अभी 417 का करंट प्राइस है अप्रोक्स, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी 400 की। देखो अगर ये जो स्टॉक है ये 400 के लेवल पर आ जाती है या फिर इससे नीचे अगर मिलती है तो फिर बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं बाय ऑन डिप करने के लिए। अभी की बात की जाए तो अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी होता है किन्हीं किन्हीं को एकदम मुझे बाइंग करना है तो करना है, इस प्रकार से सोचते हैं तो फिर छोटे से अमाउंट लगाकर चल सकते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे अगर बाइंग करना होता तो मैं 400 का वेट करता एटलीस्ट, ठीक है। 400 के प्राइस पर अगर स्टॉक मिलती है तो फिर लगभग 15% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगी, एंड उसके बाद फिर हर गिरावट में बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं, एसआईपीज करके चल सकते हैं। ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। 410 का सपोर्ट है, फिर 400 का, फिर 390, 370, ये सब सपोर्ट के लेवल्स हैं। एंड उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 427 की, फिर 444 की, ठीक है। बाकी देखो ओवरऑल कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है। अगर किन्हीं को रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, ईवी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और लार्ज कैप के थ्रू चलना चाहते हैं, मतलब रिस्क को कम करके चलना चाहते हैं, तो फिर इस प्रकार की कंपनी के साथ चल सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ देखो टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है तो टाटा ग्रुप के ऊपर लोगों को विश्वास काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ट्रस्ट की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन होती है इन्वेस्टर्स की। एंड यहाँ पर जैसा कि हमने इनके बिजनेस को डिस्कस भी किया, बिजनेस भी इनका काफ़ी शानदार है, फ्यूचर में भी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ इस स्टॉक से रिलेटेड। अब देखो अगर आपको ये कंपनी पसंद आती है तो फिर आपको भी अपनी स्टडी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने चाहिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। और देखो गाइज पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरी भी होल्डिंग्स हैं इस स्टॉक के अंदर, और काफ़ी मतलब पहले से मैंने लिया हुआ है इस स्टॉक को, कुछ साल पहले ही लिया था। और हो सकता है कि मैं बायज होकर यहाँ पर काफ़ी अच्छी 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 चीज़ें बता रहा हूँ इस स्टॉक से रिलेटेड, इसलिए यार अपनी भी स्टडी, अपनी भी एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है। बाकी देखो दोस्तों, जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी वो भी हमने डिस्कस किए हैं, जो भी नेगेटिव थी वहाँ पर हमने वो भी बताए हैं कि नेगेटिव चीज़ ये है। लाइक यहाँ पर जो कर्जे हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी देखो कंपनी अगर बढ़िया तरीके से आगे भी ग्रो करते जाती है तो कर्जे को भी ख़त्म कर सकती है। सो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो टाटा पावर स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।